फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? तो धन्य एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और क्या चल रहा था आपने? अपन ने बहुत ही मज़ेदार टॉपिक की कल शुरुआत की थी। कल मैंने आपको पढ़ाया था, उसका थोड़ा-सा अपन 2 मिनट 1 मिनट रिवीजन कर लेते हैं। कल मैंने आपको पढ़ाया था द्विवेदी काल। द्विवेदी काल के अंदर उसका जो टाइम है 1900 से 1918 ईस्वी, और उसमें उसकी जो प्रमुख पत्रिका है वो आपकी सरस्वती पत्रिका हो गई। और उसके बाद में अपन ने देखा था कि नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हो गई उसके अंदर, और नागरिक प्रचारणी पत्रिका भी निकल गई। फिर अपन ने उसकी विशेषता देखी थी। विशेषता है जो ही उस काल के प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं। उसके बाद में मैंने आपको लास्ट में थोड़ा-सा बता दिया ताकि द्विवेदी काल के जो कवि हैं, उनको 2 भागों में बाँटा गया था, द्विवेदी मंडल के कवि और द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि। तो मैं आपको आज लिखवा देती हूँ कि द्विवेदी मंडल में कौन से कवि आते हैं और द्विवेदी मंडल के बाहर के कौन से कवि हैं। फिर अपन एक-एक कवि से शुरुआत करेंगे। तो देखिए, आपके आ जाएगा द्विवेदी मंडल के कवि, है ना? द्विवेदी मंडल के कवि जो है वो मैंने आपको बताया था कि ये अनुशासन की धारा वाले कवि थे। क्या थे? अनुशासन की धारा वाले कवि। देखो, इसमें आपके आ जाते हैं, एक नंबर पे आ जाएंगे आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन आ जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर इसमें आ जाएगा आपके मैथिली शरण गुप्त। कौन आ जाएगा? मैथिली शरण गुप्त। फिर 3 नंबर पे आ जाएंगे आपके सिया राम शरण गुप्त। सिया राम शरण गुप्त। उसके बाद में आपके आ जाएंगे रामचरित उपाध्याय। कौन आ जाएंगे? रामचरित उपाध्याय। और इसके बाद में आपके 5 नंबर पे आ जाएंगे हरिओत। कौन आ जाएंगे? हरिओत। देखो, ये आपके द्विवेदी मंडल के जो कवि हैं वो आ जाएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय और हरिओत। ये आपके द्विवेदी मंडल के कवि हैं जो कि अनुशासन की धारा वाले कवि थे। और इसके बाद में आपके दूसरे आ जाएंगे द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि। कौन आ जाएंगे? द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि। ये आपके जैसे ही रीतिकाल के अंदर अपन ने पढ़ा था रीतिमुक्त काव्य धारा, उन्होंने तो स्वच्छंद प्रेम का वर्णन किया था, लेकिन यहाँ पे इतना नहीं है। ये भी स्वच्छंदवादी थे। क्या थे? स्वच्छंदवादी कवि थे। यह स्वच्छंदवादी विचारधारा वाले थे। इसमें आपके जो कवि है वो आ जाएंगे आपके, कौन कौन से कवि आ जाएंगे आपके? सबसे पहले आपके आ जाएंगे श्रीधर पाठक। कौन आ जाएंगे? श्रीधर पाठक। उसके बाद में आपके आ जाएंगे मुकुटधर पांडे। कौन आ जाएंगे? उसके बाद में आ जाएंगे आपके तीसरे राम नरेश त्रिपाठी। उसके बाद में आ जाएंगे आपके चौथे नंबर पर सत्यनारायण कवि रत्न। इसके बाद में आ जाएंगे आपके
5 नंबर सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। और 6 नंबर पे आ जाएंगे आपके माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी। देखो ये आपके हो गए हैं द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि और द्विवेदी मंडल के अंदर, द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि और द्विवेदी मंडल के कवि। 7 नंबर पे और लिख लो इसमें कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु ये हो गई। 7 इसमें है, 5 उसमें है ना। देखो द्विवेदी मंडल के कवि में आपके आ जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय और हरिओद। और आपके द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि जो स्वच्छंद विचारधारा वाले कवि है उसमें आ जाएंगे आपके श्रीधर पाठक, मुखड़धर पांडे, राम नरेश त्रिपाठी, सत्यनारायण कविरत्न, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी और कामता प्रसाद गुरु। कौन आ जाएंगे? कामता प्रसाद गुरु, है ना। देखो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, बाकी अपन आगे चलते हैं। अब अपन पढ़ेंगे द्विवेदी काल के प्रमुख कवि। क्या पढ़ेंगे अपन? द्विवेदी काल के प्रमुख कवि। प्रमुख कवि देखो मैंने इसमें 2 भागों में बांट के तो आपको दिखा दी, लेकिन मैंने आपको कल बताया था कि अपन इस हिसाब से नहीं पढ़ेंगे। अपन पढ़ेंगे काल या जन्म काल के आधार पर पढ़ेंगे या काल के आधार पर पढ़ेंगे, ताकि आपको एग्जाम में अगर कवि 4 कवि दे दे और चारों को कालाक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, ऐसे अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले तो आपको आसानी रहेगी कि अपन ने कौन सा कवि पहले पढ़ा था। उस हिसाब से भी आपका क्वेश्चन राइट हो सकता है ना। तो अपन उस हिसाब से पढ़ेंगे जिस हिसाब से अपने को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। तो देखिए मैं आपको जन्म के हिसाब से पढ़ाऊंगी कि कौन सा कवि जन्म के हिसाब से कौन सा कवि पहले आया, तो अपन उस हिसाब से पढ़ेंगे। तो देखिए आपके सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं आपके श्रीधर पाठक। कौन आते हैं? श्रीधर पाठक। इनकी एक महत्वपूर्ण बात आ जाती है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इनसे। क्या बनते हैं? बहुत क्वेश्चन बनते हैं इनसे। देखो इनकी जो रचना है गुणवंत हेमंत, इनकी ये कविता है। हिंदी खड़ी बोली की पहली रचना किस कवि की आती है? तो आपकी आ जाती है श्रीधर पाठक की। हिंदी खड़ी बोली की पहली रचना किस कवि की आती है? तो वो आ जाती है आपके श्रीधर पाठक की। देखो ऐसे तो क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन शुद्ध रूप से जो खड़ी बोली में जो प्योर खड़ी बोली के अंदर लिखी गई है वो इनकी रचना है। वो रचना है मतलब रचना या कविता है इनकी। तो पहली कविता आ जाती है आपके श्रीधर पाठक की। और इसके अलावा इन्होंने लिखा था कश्मीर सुषमा, 1904 उसका टाइम है, वो भी ब्रिज भाषा के अंदर। और इन्होंने एक विद्वान है गोल्डस्मिथ की जो रचना है, जो काव्य हैं, उनका इन्होंने खड़ी बोली के अंदर और ब्रिज भाषा के अंदर उनके काव्यों का इन्होंने अनुवाद किया था। तो वो इनकी अनुदित रचना के अंदर आ जाएंगे। और इसके अलावा इनको स्वच्छंदतावाद के जो प्रवर्तक हैं वो माने गए। शुक्ल ने इनको स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक माने। और इसके अलावा इन्होंने कालिदास की एक ऋतु संहार जो रचना है उसका भी ब्रज भाषा के अंदर अनुवाद किया था, है ना। तो ये इनके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें आ जाती हैं जो मैं आपको लिखवा भी देती हूँ। देखो हिंदी खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? पहली रचना कौन सी है? गुणवंत हेमंत। गुणवंत हेमंत। इसका टाइम आपको मिलेगा 1900 ईस्वी। क्या मिलेगा इसका टाइम? 1900 ईस्वी। और इसके अलावा इनको शुक्ल ने इनको स्वच्छंदतावाद का, किसका? स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना।
और इसके अलावा इनकी एक रचना आती है कश्मीर सुषमा। कौन सी आती है? कश्मीर सुषमा। इसका इन्होंने अनुवाद किया था ब्रज भाषा के अंदर। किसमें किया था? ब्रज भाषा में। इसका जो टाइम आ जाता है वो आ जाता है 1904 ईस्वी। और इसके अलावा इन्होंने एक और जो कालिदास है, कालिदास की रचना है ऋतु संहार। कौन सी है? ऋतु संहार। अब फटाफट आप बता दीजिए ऋतु संहार की चर्चा अपन ने कहाँ की थी और किस कवि ने इनसे पहले भी उसका अनुवाद ब्रज भाषा के अंदर किया था। क्योंकि अपन ने जब भारतेंदु काल पढ़े थे तब मैंने आपको बताया था कि ठाकुर जगमोहन सिंह जो कि भारतेंदु मंडल के अंतिम कवि थे, उन्होंने अंतिम कवि तो क्या, उसके बाद में लाला श्रीनिवास दास पढ़ा था, लेकिन ठाकुर जगमोहन सिंह ने इन्होंने जो कालिदास की ऋतु संहार है या मेघदूत है उसका ब्रज भाषा के अंदर अनुवाद किया था। तो देखिए ब्रज भाषा में अनुवाद। मैंने आपको जब रचनाएं पढ़ाना शुरू किया था तब मैंने आपको बताया था कि मौलिक और अनुदित नाटक, जब अपन भारतेंदु काल पढ़े थे अपन ने तब मैंने आपको बताया था भारतेंदु के 2 प्रकार के नाटक या रचनाएं थी, जिसमें मौलिक और अनुदित नाटक। तो इनके क्या है, इनकी भी मौलिक रचनाएं थी। तो ये जो है ना, ये गुणवंत हेमंत, ये इनकी मौलिक रचना थी, मतलब इनके दिमाग की उपज थी ये मौलिक रचना, है ना। और ये देखो अब कश्मीर सुषमा, ये भी इनकी मौलिक ही थी, लेकिन कालिदास की ऋतु संहार का ब्रज भाषा में इन्होंने अनुवाद किया तो ये इनकी अनुदित हो गई। क्या हो गई? अनुदित हो गई। अनुदित हो गई। क्या हो गई? अनुदित हो गई। मतलब जैसे अनु यानी पीछे और उदित यानी बाद में, मतलब उदय, पीछे उदय, मतलब जो रचना पहले अलग भाषा में थी उसको दूसरी भाषा में उसका ट्रांसलेट करके उस रचना करना और उसका नाम भी बदल देते हैं, तो वो होती है आपकी अनुदित रचना, मतलब बाद में उदय हुई हो या बाद में सामने आई हो वो रचना। जैसे अब इन्होंने गोल्डस्मिथ, एक विद्वान है, कौन थे? गोल्डस्मिथ। कौन थे? गोल्डस्मिथ एक विद्वान है। इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी रचना या काव्यों को इन्होंने इनका रचनाओं का अनुवाद किया। क्या किया? इनकी रचनाओं का अनुवाद किया। इनकी जो पहली रचना है ना, वो तो है हिरमिट। कौन सी है? हिरमिट। और हिरमिट का अनुवाद इन्होंने किया था आपके किया था एकांतवासी। एकांतवासी, एकांतवासी, है ना। देखो हिरमिट का अर्थ होता है सन्यासी। क्या होता है? सन्यासी। देखो आपकी ये सन्यासी डबल न वाला शुद्ध होता है ना, तो हिरमिट का अर्थ होता है सन्यासी। और इस रचना का अनुवाद इन्होंने किसमें किया था? खड़ी बोली के अंदर किया था। किसमें किया था? खड़ी बोली के अंदर किया था। और ये कौन सी शैली में लिखी गई? तो ये लावणी शैली में लिखी गई थी। कौन सी शैली में? लावणी शैली में। तो ये इनकी कौन सी रचना हो गई? अनुदित रचना हो गई। कैसी रचना हो गई? अनुदित रचना। क्योंकि पहले ये रचना किसकी थी? ये गोल्डस्मिथ की थी। तो गोल्डस्मिथ की कौन सी रचना थी? हिरमिट थी। हिरमिट का अनुवाद किसमें किया? एकांतवासी में। एकांतवासी रचना तो इनकी है, लेकिन ये अनुवाद गोल्डस्मिथ की रचना का है, तो इसीलिए ये कौन सी रचना हो गई? इनकी अनुदित रचना हो गई। और ऐसे देखो, एक इनकी है द डेजर्ट विलेज। कौन सी है? द डेजर्ट विलेज। ये इनकी दूसरी रचना है गोल्डस्मिथ की। पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई। और इसका जो अनुवाद किया वो किया है उजड़ ग्राम। किस नाम से किया? उजड़ ग्राम। और देखो इसका जो अनुवाद किया ना इन्होंने ब्रज भाषा के अंदर किया। ब्रज भाषा के अंदर देखो, जो मतलब इस काल के अंदर जो भाषा आएगी, जैसे खड़ी बोली तो आपकी आएगी। अगर
जैसे इसमें ब्रज आ गई, किसी में और आ गई तो मैं आपको लिखवा दूँगी। बाकी आपको समझ लेना है कि जो रचना है वो खड़ी बोली की रचना है या इसका अनुवाद खड़ी बोली के अंदर किया गया, क्योंकि आपके इस काल के अंदर खड़ी बोली को महत्व ज़्यादा दिया गया है ना। तो ये जो द डेजर्ट विलेज, इसका अनुवाद है किस नाम से किया? उजड़ ग्राम के नाम से किया। किस भाषा में किया? तो ब्रज भाषा में किया। और देखो एकांतवासी का टाइम आपके आ जाएगा 1886 ईस्वी। क्या आ जाएगा? 1886 ईस्वी। और आपके जो उजड़ ग्राम है इसका टाइम आ जाएगा आपके 1889 ईस्वी। क्या आ जाएगा? 1889 ईस्वी। इसके बाद में इनकी जो तीसरी रचना आ जाएगी वो आ जाती है हिरमिट की तीसरी रचना ट्रेवलर। कौन सी आ जाएगी? ट्रेवलर। और इसका जो टाइम आ जाएगा इनके 1901 ईस्वी, सॉरी 1902 ईस्वी इसका टाइम आ जाएगा। 1902 ईस्वी इसका टाइम आ जाएगा। और इसका जो अनुवाद करते हैं वो करते हैं ये, सबसे पहले तो आती है इनकी रचना हिरमिट का अनुवाद करते हैं एकांतवासी में। और एकांतवासी में किस भाषा में करते हैं? तो खड़ी बोली में करते हैं। और कौन सी शैली में? लावनी शैली में। 1886 ईस्वी इसका टाइम आ जाएगा। फिर आ जाती है आपके द डेजर्ट विलेज, उजड़ ग्राम के नाम से इसका अनुवाद करते हैं। फिर कौन सी भाषा में करते हैं? तो ब्रज भाषा में करते हैं। फिर आ जाती है इसका जो टाइम आ जाता है आपके 1889 ईस्वी। और फिर इनकी तीसरी रचना आ जाती है ट्रेवलर 1902 ईस्वी। देखो ये इनकी रचना है जिसका अनुवाद ये करते हैं ट्रेवलर का इस अनुवाद करते हैं ये श्रांत पथिक के नाम से। किस नाम से? श्रांत पथिक। अब देखो ऐसा लग रहा है जैसे ये इंग्लिश के शब्द है और ये हिंदी के शब्द है, तो ऐसा ही है ये ना। विलेज से आपको याद रह जाएगा ग्राम, है ना। और हिरमिट ये सन्यासी और एकांतवासी। हिरमिट का अर्थ होता है सन्यासी और एकांतवासी। एकांतवास में कौन रहता है? सन्यासी तो रहता है। और विलेज से आपको याद रह जाएगा ग्राम। और ट्रेवलर मतलब अपन जो सफ़र करते हैं, तो श्रांत पथिक का अर्थ ही होता है जो रास्ते पे चलने वाला होता है। तो ऐसे आपको याद रह जाएगा। तो श्रांत पथिक इसका भी जो अनुवाद है इन्होंने, देखो ये श्रांत पथिक का टाइम आ जाएगा आपके 1902 ईस्वी, है ना। और इसका जो अनुवाद है वो भी किया था इन्होंने खड़ी बोली के अंदर। कौन सी बोली के अंदर? तो खड़ी बोली के अंदर इसका अनुवाद किया था। देखो ये हो गई आपके श्रीधर पाठक की जो महत्वपूर्ण बातें हैं। हिंदी खड़ी बोली की पहली रचना है इनकी गुणवंत हेमंत। ये एक कविता है ना, ये भी याद रख लेना आप, ये एक कविता है ना, रचना या कविता कुछ। और इसका जो टाइम मिल जाता है आपके 1900 ईस्वी। फिर आपके आ जाते हैं शुक्ल ने इनको स्वतंत्रतावाद के प्रवर्तक माना। और कश्मीर कुसुम इनकी रचना है, ये ब्रज भाषा की रचना है जिसका टाइम है 1904 ईस्वी। और इन्होंने कालिदास की जो ऋतु संहार है उसका भी ब्रज भाषा में अनुवाद किया था। इसके अलावा इन्होंने गोल्ड स्मिथ की जो रचनाएं हैं उसका अनुवाद किया था। गोल्ड स्मिथ की रचना कौन कौन सी है? गोल्ड स्मिथ एक विद्वान का नाम है ना। गोल्ड स्मिथ की रचना है पहली हिरमिट का अर्थ होता है सन्यासी। और उसका जो अनुवाद किया एकांतवासी के अंदर किया, खड़ी बोली भाषा में किया और लावणी शैली के अंदर है ये। और 1886 ईस्वी इसका टाइम आ जाता है। फिर आ जाती है द डेजर्ट विलेज, इसका जो अनुवाद है वो उजड़ ग्राम के अंदर किया और ब्रज भाषा में किया, है ना। फिर आ जाती है ट्रेवलर का अनुवाद शांत पथिक के अंदर किया और खड़ी बोली में किया, है ना। और इसका जो टाइम आ जाता है 1902 ईस्वी। और देखो कालिदास की ऋतु संहार का अपन ने जब भारत तेंदुकाल पढ़े थे तो भारत तेंदुकाल के अंदर ठाकुर जगमोहन सिंह मैंने आपको पढ़ाए थे, तो उन्होंने भी कालिदास की ऋतु संहार का ब्रज भाषा में अनुवाद किया था। तो इसी के साथ में आपके जो श्रीधर पाठक हैं वो कंप्लीट होते हैं। कल मिलते हैं नए कवि के साथ में या दूसरे नंबर के कवि के साथ में। और सॉरी इसका टाइम है जन्म, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये लिख लो क्योंकि जन्म के हिसाब से अपन चलेंगे। तो इनका जो जन्म होता है वो होता है आपके 1859 ईस्वी के अंदर, आगरा के अंदर। कहाँ होता है? आगरा में। देखो इनका 1859 ईस्वी टाइम है। और इनके जन्म काल के हिसाब से ही मैं आपको कवि पढ़ाऊंगी क्योंकि आपको कालक्रम के अनुसार एग्जाम में पूछ सकता है, तो आपको ऐसे भी याद रह जाएगा कि भाई अपन ने कौन सा कवि पहले पढ़ा था। तो इसी के साथ में आपके श्रीधर पाठक है जो कंप्लीट होते हैं। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।